मजा आ जाएगा आज तो रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ने में। सुन लो, कान खोल के पहले समझ लो। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हमने स्टार्ट किया था। ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर लगता है? आंसर इज यस। क्या ये कई बार मूवेबल के ऊपर भी लग सकता है? तो आंसर बिग यस है भाई, बहुत बड़ा यस। तो जो बच्चा ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, कई बच्चों को क्या है, कंफ्यूजन होती है, उनकी बत्ती गुल होती है कि सर ये जो चैप्टर है ना, बस ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर लगता है। भाई अभी दिखा दूंगा, ये मूवेबल के ऊपर। बाकी जो बच्चे लेक्चर ले रहे हैं, ऑलरेडी इसकी कितनी क्लासेस हो चुकी है? 4 क्लासेस हो चुकी है भाई। तो 4 क्लासेस के अंदर बता चुका हूं, दिखा चुका हूं चैप्टर के अंदर कि ये मूवेबल के ऊपर लग गया। ठीक, उसके बाद इसके अंदर बोला गया सेक्शन 17 के अंदर। तो सेक्शन 17 को आपने कैसे पढ़ना है? 2 पार्ट के अंदर पढ़ना है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना क्या है बेटा? कंपलसरी है। अब जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको बताना है। आपको बताना क्या, आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है। सबसे पहला जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? गिफ्ट। तो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। कैसे याद रखोगे गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? कार्डलेस। कार्डलेस आपको बताया था, CADLEX। सी से क्या है? क्रिएट, ए से क्या है? असाइन, डी से क्या है? डिक्लेयर, एल से क्या है? लिमिट, EX से क्या है? एस्टिंग्विश। और क्या हो गया इसमें? RTI। पर ये गिफ्ट में नहीं लगता नालायकों, ये याद रखना, ये याद रखना। तो सर जो गिफ्ट करोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का, चाहे वो 100 की हो, चाहे वो 100 से ज्यादा की हो, कम की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद के जितने इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये आ गया नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, इनके अंदर लगेगा कार्डलेस। ये देखो ये आ गया। और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया? अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। कार्डलेस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू 100 या उससे ज्यादा। और इसमें RTI होता है, आपको पता ही है, राइट इंटरेस्ट टाइटल और इंटरेस्ट, राइट टाइटल इंटरेस्ट। ठीक है बेटा। तो पहला आ गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा आ गया नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या है? सेल डीड। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट आर दोस इंस्ट्रूमेंट विच इफेक्ट इमीडिएटली, जिनका इफेक्ट क्या होता है? इमीडिएटली इफेक्ट होता है भाई। तो सेल डीड क्या है? सेल डीड में साइन करोगे, मान लिया जाएगा कि आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी। सर रजिस्ट्रेशन तो 4 महीने में कराना होता है, तो मैं कब कह रहा हूं नहीं कराना होता? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से, डेट ऑफ साइनिंग से 4 महीने के अंदर क्या कराना होता है? रजिस्ट्रेशन। आप 3 महीने बाद गए रजिस्ट्रेशन कराने, मुझे बताओ रजिस्ट्री जो होगी वो किस डेट की होगी? इफेक्टिव किस डेट से मानी जाएगी रजिस्ट्री? जो साइनिंग डेट होगी। नो डाउट कि 3 महीने बाद आपकी रजिस्ट्री हुई है, पर जो डेट इफेक्टिव मानी जाएगी वो आपकी जिस डेट को साइन हुआ था, वो सेल डेट। फिर हमने तीसरा देखा था एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट। इसमें भी कार्डलेस 100 रुपए या उससे ज्यादा का। फिर हमने चौथा देखा था लीज। किसका? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ईयरली बेसिस या 1 साल से ज्यादा, या एडवांस आपने दे दिया ईयरली रेंट। फिर हमने देखा था कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर, आपने किसी को असाइन कर दिया या ट्रांसफर कर दिया। सर हमने तो देखा था कि कोर्ट की डिग्री और ऑर्डर को ऑप्शनल है, नालायक। हाँ, वहां पे असाइन और ट्रांसफर नहीं है। तो अगर कोर्ट की डिग्री और ऑर्डर आप असाइन कर रहे हो, किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां पे मैंडेटरी हो जाएगा। इसमें भी कार्डलेस, RTI 100 रुपए या उससे ज्यादा वाली कहानी। बाकी स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकती है, वो कहानी है। और लास्ट भाई ये सेक्शन था 17(1) कैपिटल A टोपा का, सेक्शन 53 कैपिटल A कच्ची कॉलोनियां। तो पावर ऑफ एटॉर्नी में सेक्शन 53 कैपिटल A में कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीदोगे, उस केस के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कराना क्या होगा? कंपलसरी होगा।
सर हमने तो देखा होती नहीं है। नालायक, जब रजिस्ट्री खुलेगी तब जाना है तेरे को, तब तुझे कराना पड़ेगा जिस दिन रजिस्ट्री खुल जाएगी। उसके बाद आ गया बेटा सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, वो डॉक्यूमेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, मर्जी आपकी कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ। तो ये भी हमने देखे थे, शेयर सर्टिफिकेट था, डिवेंचर इशू किए थे आप लोगों ने, इंडोर्समेंट था, कोर्ट की डिक्री ऑर्डर, ग्रांट ऑफ इमूल प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट देती है, तो इसके अंदर भी ये चीजें हमने देखी। उसके बाद ये सेक्शन इंपॉर्टेंट था, सेक्शन 18, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है 5 नंबर का, और 5 नंबर में यही छाप के आना है, इतना इतना छापोगे तो 5 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले लिख के आना है कि ये स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। सबसे पहला बताओगे वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर कार्डलेस है, ठीक है जी, और आरटीआई है, चाहे वो वेस्ट हो रहा हो या कंटीजेंट हो रहा हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, 100 रुपए से कम का इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो गया। फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट हो गया, कार्डलेस आरटीआई। फिर लीज हो गया, लीज के अंदर वही 1 साल से कम की लीज। फिर आ गया कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर। फिर आ गया वो इंस्ट्रूमेंट जो किसका होगा, मूवेबल। आ गया ना नालायक, ले इंस्ट्रूमेंट कार्डलेस, आरटीआई, मूवेबल प्रॉपर्टी। कितनी जल्दी याद हो गया, देखो गरिमा को याद हो रहा है, बच्चा घर पे पढ़ेगा याद होगा। थोड़ा पढ़ो, पर मैं कह रहा हूं कि पूरा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और विल, विल आपको बताया ही था, ऑप्शनल है भाई, पर करा लेनी चाहिए, सही रहता है। और आज डिटेल में बात करेंगे विल की। और लास्ट में आपको बस लिख के आना है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कवर्स 13 डॉक्यूमेंट्स विच आर ऑप्शनल, ऐसे लिख के आ जाना, खत्म, 5 नंबर पूरे। ये नहीं कि वो 13 भी बताने लग जाओगे, ये बीकॉम का पेपर नहीं है, मैंने पहले ही बोला था आपको। हाँ जी, कोई पूछना? वो सेक्शन 18 है ना, असली में ये 18 चल रहा है ना, ये ये सेक्शन 18 चल रहा है, और यहां पे रेफर कर रखा है जो नॉट कवर्ड, अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड। और कहां पे बोला गया, सेक्शन 18 के अंदर। अब टाइम आ गया भाई, टाइम बताया था इंडिया में 4 महीने, कितने का एक्सटेंशन मिल सकता है, 4 महीने का। तो रजिस्ट्रार आपको 4 महीने का दे सकता है, पर उसके अंदर आपको हायर टैक्स फीस पे करनी पड़ेगी जो कि 10 टाइम्स होती है। तो अगर लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन था तो 10 लाख रुपए हो जाएगा भाई, बट वो कम कर दे। वैसे रजिस्ट्री कहां होती है इन जनरल, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, हम बोलते रजिस्ट्रार। इंडिया के बाहर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ हो तो भाई जब आप इंडिया आ जाओ उसके 4 महीने पर, इसके 4 महीने की कहानी 3+1 है, 3 महीने में स्टैंपिंग करानी होती है, मैक्सिमम टाइम है, तो आपके पास बचेगा ही 1 महीना फिर रजिस्ट्रेशन कराने का। सर मैंने 2 महीने में स्टैंपिंग करा ली, तो भाई तेरे पास 2 महीने और बच जाएंगे। कहानी को समझ में आ रही है? एक चीज पूछूं, मजे वाली, बिल्कुल बढ़िया। एक बैट है, जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट बैट, और उसमें क्या होती है, बॉल होती है। तो बैट है और बॉल है, दोनों का मिला के 220 रुपए बनता है। सुना तो नहीं कहीं ये? दोनों का मिला के 200 क्या बनता है, 20 रुपए। जो बैट है उसका प्राइस 200 रुपए से ज्यादा है, किससे, बॉल से। आपको बताना है बॉल का प्राइस क्या होगा। जैसे उस दिन शायद इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, 2+2 / 2 2 ही आएगा। उस दिन वो सारे बच्चे भी 2 ही बोल रहे थे, बेटा 3 आएगा, बॉड मास करके देख लो पहले, डिवाइड। ऐसे ही ये क्वेश्चन है बेटा, मैं डेली ऐसे एक गूगली वाले क्वेश्चन बच्चों को सिखाता हूं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, बैट और बॉल दोनों का मिला के प्राइस कितना है, 220 रुपए। बैट का प्राइस 200 रुपए से ज्यादा है, किससे, बॉल से, है ना? सभी है ना, आंसर गलत है, कल बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए ये 4 महीने की जो कैलकुलेशन, ना जो, चलो फिर बता देता हूँ, गरिमा कह रही है बता देती हूँ।
मुझे अच्छा बच्चा लगता है तो बता देते हाँ 10 रुपए। हाँ, इसका मतलब कि इसका बॉल का प्राइस एक्स है, भाई मैथ लगेगी ना, और बैट का प्राइस एक्स प्लस 200 है। क्यों है एक्स प्लस 200? क्योंकि मैंने कहा था 200 रुपए से ज्यादा। आप रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सुन सकते हो। और इक्वल टू में क्या है 220। अब सॉल्व कर लो, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 200 इक्वल टू में 220, ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, समझ गए ना। तो 10 रुपए तो आया एक्स। चारों खाने चित। ये कई बार होता है ना गरीबा, बच्चा कहता है सर 4 महीने को आपने कहा 3+1 हो जाएगा, कैसे? नालायक, तूने स्टैम्प एक्ट ढंग से नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा हुआ है, हमने बता दिया तेरे को। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर थोड़ी ना लिखी 4 महीने की कैलकुलेशन। आप किसी बच्चे को पकड़ लोगे, वो 4 ही महीने बताएगा, वो कहेगा देख कानून में लिखा है, मॉड्यूल में लिखा है, उसका बोलना है। स्टैम्प एक्ट भी तो कुछ कहता है। ये जो रजिस्ट्रेशन कराएगा कागज के टुकड़े में कराएगा, हाँ स्टैम्प पेपर होता है। इसकी स्टैम्प ड्यूटी कब देगा? 4 महीने बाद। मिला के पढ़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। सर कब पढ़ाओगे? वक्त आएगा, वक्त हर एक चीज का आता है। आगे आ गया था भाई अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट। क्या बताया था अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट में मैंने? हाँ, मतलब कि आपकी ड्यूटी बन रही थी भाई 10 लाख रुपए की, और आप 10 लाख, हाँ, और आपने ड्यूटी दी है 8 लाख रुपए की। तो भाई जो 2 लाख रुपए आपने नहीं दिए वो क्या हो गया? अनस्टैम्प्ड हो गया वो। तो इसमें पेनल्टी तो नो डाउट लगेगी, किसके अकॉर्डिंग? स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग। पर क्या ये रजिस्टर्ड हो सकता है? यस। रजिस्ट्रेशन एक्ट मना नहीं कर रहा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, पर वो कह रहा है पेनल्टी लगेगी स्टैम्प ड्यूटी एक्ट की। ठीक है जी, जो आपने 2 लाख रुपए इनसफिशिएंट था। री रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन क्या कहानी है? आपको पता लगा कि यार मैंने जो ओरिजिनल, मतलब जो मैंने इसको रजिस्टर्ड करवाया है जिस प्रॉपर्टी को, उसके अंदर कोई गलती हो गई, तो आपको पता लग गया, तो भैया उसकी फिर री रजिस्ट्री होती है, और वो री रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के पास होती है, सब रजिस्ट्रार के पास नहीं। ठीक, उस, हाँ, तो रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, उससे ऊपर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद सर्वल एग्जीक्यूट, मतलब ये क्या कहानी भाई? एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, इसके 4 मालिक है, सन 1, सन 2, सन 3, सन 4, 4 लोग मालिक है। पापा थे, फादर ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, 4 बेटों को बांट दी थी। अब 4 बेटों की ये प्रॉपर्टी है, आज ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। आज ये लोग इस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं। सन 1 अमेरिका रहता है, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अफ्रीका के जंगल में, एक कहीं रहता है, हो सकता है। अब प्रॉब्लम कहां आएगी कि सर वो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या माना जाएगा? भाई पहले बेटे ने साइन किया जुलाई के महीने में, वो जुलाई से टाइम स्टार्ट हो जाएगा 4 महीने। सर दूसरा आया अगस्त में, फिर अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा भाई 4 महीने का। सर इसका मतलब हम बार बार रजिस्ट्री कराने जाते रहेंगे क्या? इसका मतलब हम बार बार नहीं भाई, प्रैक्टिकली क्या होता है? तो सुनो, आप प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम पावर ऑफ एटॉर्नी का यहाँ पे यूज करते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था। हम लोग, मैंने कहा था हम आने वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे पावर ऑफ एटॉर्नी का। तो 2 पावर ऑफ एटॉर्नी होती है, लिख लो कहीं पे। 2 पावर ऑफ एटॉर्नी होती है, एक जर्नल पावर ऑफ एटॉर्नी होती है, एक कौन सी पावर ऑफ एटॉर्नी होती है? जर्नल। और एक कौन सी होती है? स्पेशल। एक जर्नल पावर ऑफ एटॉर्नी होती है और एक होती है स्पेशल पावर ऑफ एटॉर्नी। तो एक होती है जी जर्नल और एक होती है स्पेशल पावर ऑफ एटॉर्नी। जर्नल पावर ऑफ एटॉर्नी सबसे खतरनाक होती है,
जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? सबसे खतरनाक। इधर सुनो, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? आपने अपने सारे राइट्स ट्रांसफर कर दिए। जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या है? आपने अपने सारे राइट्स क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। मतलब मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, गरिमा जाके मेरी कोई सी प्रॉपर्टी बेच सकती है, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? मैंने बोला कि आप मेरी गुड़गांव की प्रॉपर्टी बेच सकते हो, उसके लिए मैंने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। ये केवल गुड़गांव की बेच सकती है। मैंने इनको बोला यूपी की, उनको बोला बुलंदशहर की, वो बुलंदशहर की बेच सकते हैं, वो यूपी की बेच सकते हैं। समझ गए? स्पेशल में क्या होगा? लिखा हुआ होगा आपने कौन सी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या किस चीज के लिए स्पेशल, कोर्ट में प्लीड करने के लिए भेज रहे हो उसके लिए स्पेशल पावर, मतलब किस काम के लिए दे रहे हो वो इसमें स्पेसिफाई किया होगा स्पेशल। तो खतरनाक कौन सी? जर्नल। लिख लो, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है? ऑल राइट्स आर ट्रांसफर, ऑल राइट्स आर ट्रांसफर। तो जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है? सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है? सर्टेन राइट्स आर ट्रांसफर या ओनली स्पेसिफाइड राइट्स आर ट्रांसफर। और ये सब कुछ कहां पे स्पेसिफाइड होगा? पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर। हाँ, सर्टेन राइट्स आर ट्रांसफर या स्पेसिफिक राइट्स आर ट्रांसफर विच आर कवर्ड अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी, जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी में आपने कवर की है। तो गरिमा इसमें क्या करेंगे? S2, S3, S4 से क्या ले लेंगे? पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेंगे। कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी चाहिए? एक एडवोकेट हायर करेंगे तो वो कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाएगा? इनसे स्पेशल बनवाएगा। कौन सी बनवाएगा? स्पेशल। और क्या बोल देगा कि भैया किसको अथॉरिटी दे दो? अपने बड़े भाई को अथॉरिटी दे दो कि ये प्रॉपर्टी बी को बेच दे। ये प्रॉपर्टी किसको बेच दे? बी को बेच दे। वरना क्या हो रहा है भाई? दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? जब एक आदमी, ये लिखा हुआ है सेक्शन 14, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय सर्वल पर्संस डिफरेंट टाइम्स, मतलब कि अलग अलग टाइम पे सब लोगों ने क्या किया? साइन किया। प्रेजेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन विद इन 4 months फ्रॉम डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। मतलब इन्होंने साइन जुलाई में किया, वहां से 4 महीने में चले जाओ रजिस्ट्रेशन कराने। अच्छा, वो रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं माना जाएगा, अभी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? 3 लोगों के साइन रह गए। फिर एक और का कराया, फिर चले गए साइन उसमें रजिस्ट्री कराने के लिए। फिर एक और का। दिक्कत आ रही नहीं आ रही? क्योंकि जब एक बंदा साइन करेगा वहीं से 4 महीने के अंदर चले जाना है रजिस्ट्रार के पास, फिर दूसरा साइन करेगा फिर चले जाना। अरे भाई, जब एडवोकेट हायर करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा? वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाएगा कि बताओ भाई तुम किसको कह रहे हो कि जो क्या करे, इस बंदे के साथ बैठ के इस प्रॉपर्टी को बेच दे, बाकी की स्पेशल बनवा देता हूं। अब मान लो ये मैंने कहा ना बाहर रहते हैं, आप कह रहे हो सर मैं एलएलबी करूंगी या कर रही हूं। भाई डिग्री आपने ले ली, कानून आपको ढीले भर का नहीं मालूम। ये ओनली सीएस है, कोई एलएलबी नहीं कर रखी। आपने सीएस भी कर रखी है, एलएलबी कर रखी है, 50 डिग्रियां ले रखी है, ढीले भर का आपको आता कुछ नहीं। कुछ समझ रहे हो कहानी? मेरा मतलब खुद का ये मानना है कि अगर आपके पास केवल सीए की डिग्री हो तो भाई ऐसा हो कि बिल्कुल पुख्ता नॉलेज हो, ओनली सीएस हो, कोई पुख्ता नॉलेज हो। बुरा मत मानना, कोई भी एडवोकेट की कोई औकात नहीं है सीएस के सामने लॉ के अंदर। ये तो सब ऐसी है, मैं सच बता रहा हूं आपको। एक ही है बस, क्या डीयू से पढ़ाई कर रखी होती है थोड़ी, तो कुछ हम कहते हैं आता जाता है, वरना तो सब ऐसे ही बन जाते हैं। ऐसे दिखा दूंगा आपको, हाँ इतने सारे दिखा दूंगा आपको। एलएलबी कर रखी है जी, पता ए नहीं है उसको एलएलबी का। एलएलबी की फुल फॉर्म पूछ लेना उससे, पता ही नहीं होगी। पता है आपको क्या है एलएलबी की फुल फॉर्म? आज देखना, क्वालिफाइड से पूछ ली थी मैंने, मैं भाई एलएलबी की फुल फॉर्म क्या है? लुच्चा लफंगा ऐसे वो ऐसे बता रहे थे मेरे को। ठीक है जी। तो आज आप देखना जरा कितनी खतरनाक फुल फॉर्म है, यूट्यूब में सर्च करना फुल फॉर्म, फिर पता लगेगा आपको। आप मेरे साथ 1 महीना तो देखो, फिर आप, मैं बता रहा हूँ ना आपको, शिखा ऊपर ही चले जाओगे सीधे। कहाँ ऊपर? ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई? चलो जी, आगे क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, ये लिख लो सेक्शन 24 प्लस सेक्शन 26 रेड टुगेदर। सेक्शन 24 26 एक साथ पढ़ने।
अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है तो इंडिया आने के 4 महीने के अंदर अंदर उसकी क्या करा लेनी है, रजिस्ट्री करा लेनी है। समझ में आया ही नहीं आया? यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या कहानी है, अप्लाई टू एक्स इंडिया डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अ प्रॉपर्टी इन इंडिया। Initially, Section 26 indicates the act applied to ex-India documents relating to immovable property. Initially जब Section 26 था तो जैसे पाकिस्तान भी था, लाहौर ये सब, ठीक है ना, तो वो उनको भी गवर्न करता था। अब नहीं है कुछ, अब उनसे लेना देना कुछ नहीं है। प्रेजेंट ऑफ अ विल, हाँ जी, अब विल में लिखो दो बातें, सेक्शन 27, सेक्शन 27 प्लस डिपॉजिट ऑफ अ विल। तो एक कॉन्सेप्ट और करना पड़ेगा, सेक्शन 27 तो करना ही पड़ेगा, और साथ में डिपॉजिट के कौन से सेक्शन है, 42, 46, तो एक सेक्शन 27, साथ में कौन सा 40 से लेके 46 तक। क्या अच्छा बताओ मुझे, ये ई में कवर था सेक्शन 18 ई के अंदर विल, तो विल का रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है। विल का रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है। तो हमें पढ़ना है एक तो सेक्शन 27 और दूसरा 40 से लेके वो वाले, ठीक है 46। तो मैं एक चार्ट बनवा रहा हूं, वो बना दो, बनाओ, लिखो सेंटर में विल। कितनी बातें, दो बातें। एक बात है प्रेजेंटेशन, एक बात किसकी है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ विल, और दूसरी बात है डिपॉजिट की, डिपॉजिट ऑफ विल। अच्छा, जो मैं सेक्शन याद करने को बोलूं बस वो याद कर लेना। विल का कॉन्सेप्ट सेक्शन 18 में दिया है, बस ये याद होना चाहिए। बाकी रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 27 में कोई जरूरत नहीं है, डिपॉजिट सेक्शन 40 से 46 में कवर है, कोई जरूरत नहीं है। सर आपने लिख क्यों दिया, भाई अभी नोट्स बना रहे हैं, लिख लिया। सर मैं याद कर लूंगा, कर ले भाई, तू ज्यादा फन्ने खाया, कर ले। अभी तेरे जब 8 पेपर होंगे तब पूछूंगा तेरे से 2 महीने बाद, सेक्शन बताइए जरा डिपॉजिट ऑफ बिल का, फिर तेरे बत्ती गुल है। सर मुझे ना आज याद नहीं है, कल आऊंगा याद करके। वो कल तेरा कभी आएगा नहीं, वो मुझे पता है। प्रेजेंटेशन ऑफ विल, प्रेजेंटेशन ऑफ विल में क्या है जी, अच्छा प्रेजेंटेशन ऑफ विल के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और डाला हुआ है, उसी में लिखो अथॉरिटीज टू अडॉप्ट ब्रैकेट में लिखना सन, और यहां लिखना एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन डीड। कहानी क्या है, हाँ किसी लड़के को गोद ले लिया, किसी ने किसी लड़के को गोद ले लिया, तो उसके लिए एडॉप्टेशन डीड बनेगी, और उसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास है। डॉटर के केस में नहीं है, असली में क्या था, 1908 की बात है, रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये लड़के ही लड़ पड़ते थे किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए। ये प्रॉपर्टी, लड़की की तो मैरिज हो जाती थी, समझ गए, उधर उसका लड़का लड़ रहा होता था, समझ गए, उसका हस्बैंड। देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कोई भी लॉ जहां लड़की है वहां लड़का है, मतलब आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया लड़की की मैरिज हो गई है, भाई समझ ले बात को, जो लड़की का भाई है उसको कह रहा है, कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बात कर रहा है उससे, भाई बात को समझ ले, भले ही इसकी मैरिज हो गई, ये मत समझ लियो कि ये घर अब इसका नहीं रहा, जितना तेरा है ना उतना ही इसका, इक्वल राइट। भाई और बहन, दो बहन भाई थे, इक्वल राइट है, पापा की प्रॉपर्टी में दोनों का इक्वल राइट है, ये मत सोच लियो शादी हो गई अब ये घर इसका नहीं, इक्वल राइट है।
कई बार आपने देखा होगा, बुरा मत मानना, देखो कहीं आप गर्ल्स हो, जो समाज में है, मैं वो बातें कर रहा हूं यहाँ पे। गरिमा समाज में क्या है, अब लड़की की मैरिज हो गई भाई, लड़की क्या अपने घर नहीं जा सकती? मुझे बताओ, मैं तो लड़की के साथ हूं, जा सकती है भाई घर, उसका घर है, क्यों नहीं जा सकती? पर समाज ऐसे क्यों कहता है 3 दिन रुकना, 4 दिन रुकना, या हफ्ते से, हाँ, हफ्ते से तो ज्यादा बिल्कुल भी मत रुकियो। अच्छा मान लो कि अगर वो लड़की अपने घर 1 महीने से रुकी हुई है, तो पूरी गली वाले पागल हो जाएंगे, अरे ये कब से अबे, एक बार बताओ, बेटी उनकी, मेरी तो ये सोच है, बेटी उनकी है, घर पे उनके रुकी है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और वो पता नहीं बात कहां क्या बना लेंगे, पता नहीं क्या हो गया। गलत है, पर ये समाज ने बनाया हुआ है। अच्छा, भाई अगर मैरिड हो और बहन आ जाए घर पे, तो वो भी ये सोचने लगता है जाएगी कब। सोच असली में वो नहीं रहा होता। अब जब वो शाम को बेड पे जाता है, तो उसकी वाइफ डेली पूछती, भाई तेरी बहन आ रही, जाना कब है इसने? है? गलत है भाई, ये तो मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है भाई, घर तो उसका ही है, वो नहीं जा रही तो यही रहेगी, और क्या करेगी? मतलब मैं अगर लड़की, मैं तो क्या, मैं यही रहूंगी, और 2 साल के लिए पति को बोला हुआ, 2 साल बाद आऊंगी, कहां दिक्कत आ रही? वो तो देखो कहानी अलग है ना, गलत है, पर ये गलत किया देव से ना, ऐसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। भाई जितना तुम्हारे लिए लड़का है, उतनी दर्जा लड़की को देना चाहिए सही। कभी नहीं, फिर नहीं, अब उसने तो विल पे कर ही दिया ना, फिर तो जिसकी थी उसने कर दिया, फिर तो क्या। अगर वो नहीं करते तो मरने के बाद दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगी, ये कहानी। असली में क्या है ना, पहले क्या हुआ, जो आपने पॉइंट उठाया, मान लो कि पापा ने कर दिया, मान लो, चलो जैसे इसमें भी लड़ सकती है, अगर चाहे तो लड़की कह सकती है। हाँ, अच्छा, फिर वो दूसरा वाला वो पड़ा कि मुझे, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने ली, उन्होंने ट्रांसफर कर दी, बेटों को कर दी अपने, भाई को अपने, अच्छा अपने भाई को कर दी। हाँ, तो कहानी कुछ समझ में आ रही है? हाँ जी, कहाँ खो गए? प्रॉपर्टी, अच्छा अच्छा, मुझे लगा प्रॉपर्टी के केस में पहुंच गए हो कहीं। तो ये विल का चक्कर समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका क्या बोला है? प्रेजेंटेशन बोला है। कोई चाइल्ड एडॉप्ट करते हैं तो उसका भी क्या बोला है? प्रेजेंटेशन बोला हुआ, उसका भी क्या बोला हुआ है? प्रेजेंटेशन। तो देखो किसके लिए बोला हुआ है, मतलब कि कौन सा आदमी है जो इनका रजिस्ट्रेशन कराएगा। विल के केस में कौन कराएगा रजिस्ट्रेशन? जिसने चाइल्ड एडॉप्ट किया है, कौन कराएगा रजिस्ट्रेशन? लिखो, पहला आदमी कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा? पहला कराएगा जी टेस्टेटर। कौन कराएगा? टेस्टेटर। टेस्टेटर समझते हो? ऑफ विल, जिसने विल बनाई है, जिसने विल बनाई है वो क्या करवा ले? इसका रजिस्ट्रेशन करा ले विल का। अच्छा, आप कहोगे सर सेक्शन 18 ऑप्शनल है, नालायक है तू, वो तो लिखा है सेक्शन 18 में ऑप्शनल है, अगर कराना चाहे तो क्या करा नहीं सकते? करा सकते हैं। अच्छा, कराना चाहिए ही नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए, वरना घर पे रख लोगे, पता है बुड्ढे को मार डालो, इसकी विल तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। मान लो 3 भाई हैं, 2 भाइयों ने प्लानिंग कर ली, बुढ़ा तो बस गया, ठीक है, मतलब एक बात बता रहा हूं ऐसे, आप कहीं रियलिटी कुछ मत लेने लग जाना। दूसरा, दूसरा कौन है भाई? दूसरा लिखा है आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। ओ भाई साहब, आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर, एनी पर्सन, एनी पर्सन एज एग्जीक्यूटर, एनी पर्सन एज एग्जीक्यूटर, ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इज साइंड बाय विटनेस, दैट इज साइंड बाय
तो अगर टेस्टेटर की डेथ हो गई है तो क्या विटनेस जा सकता है कि सर देखो ये विल मेरे सामने बनी थी और इसके नाम बनी हुई है, कर दो सर इसको रजिस्टर, तो उसको ले जाना पड़ेगा जो विटनेस रहा होगा उसको। हाँ, ब्रैकेट में लिखा है साइंड बाय विटनेस, साइंड बाय विटनेस, साइंड बाय विटनेस। तो विटनेस को भी लेके आप जा सकते हो रजिस्ट्रार के ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा लिख लो, तीसरा है जी बेनिफिशियरी ऑफ विल, बेनिफिशियरी ऑफ विल, समझ ही गए, वो खुद भी जा सकता है, मतलब विटनेस नहीं जा रहा मत जा, ज्यादा क्या भाव खा रहा है, मैं खुद भी जा सकता हूं, कानून में लिखा हुआ। अब आपको पता ही नहीं है, वकील कह रहा है नहीं उसको लेके आना पड़ेगा, वकील की कुछ रिश्तेदारी है उससे, पैसे उसे खा रहे हैं। कई बार पता है क्या, वकील भी बोलते हैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का केस जितवा दूंगा, उनमें से 1 करोड़ मेरे से। ये कहानी है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है। तो हमारा भाई जो बेनिफिशियरी है विल के अंदर, वो बंदा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। इसी के साथ एक टॉपिक था एडॉप्शन का, कि एडॉप्ट कर लिया था सन, उसमें कौन जा सकता है? उसमें लिखो जी, पहले कौन जा सकता है? डोनर, जिसने दिया है वो बेटा, वो जा सकता है। दूसरा कौन जा सकता है? डोनी, जिसने लिया है। और तीसरा वो बेटा खुद, वो सन खुद जा सकता है। तीसरा वो सन खुद जा सकता है। कहां जाना है भाई? रजिस्ट्रार के पास या सब रजिस्ट्रार के पास? बाकी गरिमा को पता है, पहले तो उसी के पास जाना है, सब रजिस्ट्रार के पास। उसमें भी ऐसे, हाँ, किसी के पास। अगला कॉन्सेप्ट क्या था इसके साथ? डिपॉजिट का। लिखो, डिपॉजिट ऑफ विल। ऐसा लग तो नहीं रहा रट्टा मारना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। लॉ में उल्टा आपको ऐसा सब याद हो गया सर, क्लास में याद हो गया, बस घर जाके पढ़ लेना। डिपॉजिट ऑफ विल में क्या है भाई? डिपॉजिट ऑफ विल के विल किसके पास डिपॉजिट कर रहे हो? विद रजिस्ट्रार। किसके पास करवा रहे हैं? रजिस्ट्रार के पास करवा रहे हैं। अच्छा, किस काम के लिए करवा रहे हो? क्या रजिस्ट्रेशन के लिए करवा रहे हो? नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं करा रहे। नॉट रजिस्ट्रेशन। आप ये नहीं कह रहे कि भैया रजिस्ट्रेशन कर दो, आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्या करना है? आपके पास डिपॉजिट रहेगी बिल, हमारी बिल आपके पास क्या रहेगी? डिपॉजिट। हम लोग क्या है, रजिस्ट्री नहीं करा रहे आपसे, डिपॉजिट करके रख लो, एक सेफ फायर बॉक्स के अंदर डिपॉजिट करके लिख लो। उसको बोलते हैं डिपॉजिट। कहां होती है? ये वर्ड लिख के आना, फायर प्रूफ बॉक्स। जैसे वो लॉकर होता है, ऐसे ऐसे एक फायर, इसका नाम होता है फायर प्रूफ बॉक्स, इसके अंदर डिपॉजिट करके रख लेंगे। असली में मैंने बताया ना, घर के अंदर रख ली तो दिक्कत हो जाएगी। ये कहानी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग वकीलों के पास रखवा देते हैं। अब ये कौन जाएगा डिपॉजिट कराने? खुद ही बताओ। टेस्टेटर खुद चला जाए, टेस्टेटर ऑफ विल, वो खुद चला जाए। पहला पॉइंट तो सेम ही आ गया। हाँ हाँ, ये डिपॉजिट के लिए चला जाएगा। यही टॉपिक चल रहा है ना कि भैया जो विल बनी है उसको रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट कराने कौन जाएगा? क्या उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ये याद रखना, रजिस्ट्री उसकी नहीं करा रहे हम लोग, डिपॉजिट कर रहे हैं बस उसको। कौन चला जाएगा? टेस्टेटर खुद चला जाएगा, या उसका ड्यूली ऑथराइज एजेंट चला जाएगा। ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट चला जाएगा, ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट चला जाएगा। बस दो ही लोग हैं। नीचे एक नोट लिख लेना, नीचे एक नोट लिख लेना, द टेस्टेटर में, द टेस्टेटर में विड्रॉ, विड्रॉ
इट बाय अप्लाइंग, विड्रॉ इट का मतलब क्या है, विल, बाय अप्लाइंग फॉर द सेम, बाय अप्लाइंग फॉर द सेम and the registrar shall deliver, and the registrar shall deliver by applying for the same, same SAME वाला same, by applying for the same and the registrar shall deliver it accordingly, shall deliver it accordingly। क्या समझ में आया कि जो टेस्टेटर है, जो डिपॉजिट करा रखी है रजिस्ट्रार के पास ये बिल, इसको क्या कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है। वही है, उसी वकील को बुलाएगा और कहेगा जो वहां बिल डिपॉजिट करवा रखी है उसको मैं क्या कर रहा हूं, विड्रॉ कर रहा हूं, चेंज करना चाहता हूं मैं अपनी बिल। विड्रॉ करने का मतलब अब दूसरी बिल बनाएगा, या नहीं भी बनाना चाहता ना बनाए, मर्जी है उसकी। असली में बिल क्यों बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि बच्चे सेवा करने लग जाए। अरे यार, पापा जी ने बोला है तुम लोगों का नाम लिखा हुआ है, भाई पापा जी की सेवा करो, नहीं करोगे तो नालायक, नाम कट जाएगा बिल से। इतनी मुश्किल से लिखवाया था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कंप्लीट। तो हम लोगों ने री रजिस्ट्रेशन का टॉपिक भी कर लिया था, सर्वल जो एग्जीक्यूटर थे डिफरेंट डेट को वो भी कर लिया था। उसके बाद आप आ जाओ आगे। अब मैं ना कुछ नोट्स बनवा रहा हूं, उसके बाद लिखो एक सेक्शन, डिपॉजिट हो गया, टॉपिक लिखो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, आगे डैश डाल के लिखना ऑपरेटिव फ्रॉम विच डेट, ऑपरेटिव फ्रॉम विच डेट। क्या समझ में आया कि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो ऑपरेटिव किस डेट से होंगे। अभी बता दिया था आपको ऑपरेटिव किस डेट से होंगे। क्या आंसर है, डेट ऑफ साइनिंग। आंसर लिख लो, डेट ऑफ साइनिंग। डेट ऑफ साइनिंग का मतलब क्या, एग्जीक्यूटेड, डेट ऑफ एग्जीक्यूटेड, जिस दिन एग्जीक्यूट किया हो, जिस दिन साइन किया हो, उस डेट से क्या हो जाएंगे, तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन लिख सकते हो या डेट ऑफ साइनिंग लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट तो लिख ही लिया आपने, डेट ऑफ साइनिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ two registered documents, if two registered documents comma executed by same person, executed by same person in respect of the same property, in respect of the same property, two 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 different persons, two different persons at two different times, at two different times, two different times। अभी आगे लिखवाता हूं, पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। क्या बोल रहा है, एक पहली बात तो क्या होगी कि भैया ऑपरेटिव कब माना जाता है, डेट ऑफ साइनिंग से माना जाता है। कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया कि सर दो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी सेम है ना, एग्जीक्यूट भी सेम पर्सन ने किया है, शिखा की प्रॉपर्टी है
और शिखा ने वो प्रॉपर्टी किसको बेची है? दो अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे। शिखा ने ये प्रॉपर्टी गरिमा को भी बेच दी और आपको भी बेच दी अलग अलग डेट पे। इनको बेची 1 जुलाई को, आपको बेची 4 जुलाई को, और आपने भी रजिस्ट्री करा ली, इन्होंने भी रजिस्ट्री करा ली। भाई सर ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने रजिस्ट्री करा ली तो इन्होंने कैसे करा ली? अरे भाई इंडिया है, सरकारी दफ्तर है, डिजिटल तो है नहीं कि उनको पता लग जाता। अब हो गया डिजिटल कि उनको पता लग जाता, तो हो गई पहले। अब बाद में तुम दोनों लड़ोगे ना कुत्ते बिल्ली की तरह कि भैया ये और ये मजे ले रहे, लड़ लो। पर एक बार बताओ, जब तुम दोनों लड़ोगे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा हम लड़ क्यों रहे? साथ की जड़ तो ये है, इसे जाके पकड़ते हम दोनों, एक इधर से एक इधर से। अब बता, पर फिर तुम दोनों के बीच में लड़ाई क्या है कि भाई ये प्रॉपर्टी किसकी? पैसे तो हमने दोनों ने ही दिए। तो बताओ कोर्ट क्या कहेगा, किसकी प्रॉपर्टी है? हाँ, जिसने पहले कराई रजिस्ट्री, वो कह रहे हैं उसको कर देगा। अब क्या हुआ, इनको बेची थी 1 तारीख को, उनको बेची 4 को। ये 4 को निकल पड़े रजिस्ट्री कराने, रजिस्ट्री हो गई। ऑपरेट कब माना जाता है? डेट ऑफ साइन। डेट ऑफ साइन क्या है? 4। ये रजिस्ट्री कराने गए भले ही 10 तारीख को, पर इनकी ऑपरेटिव कब मानी जाएगी? 1। तो मुझे बताओ किसको प्रॉपर्टी मिलेगी? हाँ, डेट ऑफ साइनिंग जिसका फर्स्ट है, जो रजिस्ट्री कराने गया वो नहीं। अब जब एग्जाम में पेपर आएगा तो कई बच्चे ऐसे होंगे गरिमा जो ये लिख के आ जाएंगे जिसने पहले रजिस्ट्री। आंसर हो गया गलत, मिल गया अंडा। आंसर हो गया गलत, मिल गया अंडा। डेट ऑफ साइन जिसकी पहले। इसका केस भी है, केजे नाथ वर्सेस एसबी मारुति राय, इसके केस लॉ का नाम है। तो केस लॉ भी बताएंगे आपको, तो इसमें लिखें। डिफरेंट टाइम्स लिख लिया था, उसके बाद लिखो कॉमा, द वन विच एग्जीक्यूटेड, द वन विच, द वन which is executed first, the one which is executed first get priority over the other, get priority over the other, comma, हाँ, priority over the other, comma, although the former deed is registered, although the, आप ऐसे लिख लो, although the former deed is registered, former, although the former deed, फॉर्मर का मतलब बाद वाला। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रुक जाओ इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिखवा दूं, ऑल दो वाली लाइन को काट ही दो, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ सिंपल लिखवा दें हम। हुआ क्या है यहाँ पे, एक बायर B1 ने प्रॉपर्टी खरीदी, एक बायर B2 ने प्रॉपर्टी खरीदी। ये प्रॉपर्टी क्या थी? एक ही प्रॉपर्टी थी। ये कब चला गया? ये है इसकी डेट 1 जुलाई, इसकी है 4 जुलाई। ये कब चला गया करवाने? 5 तारीख को चला गया, 5 जुलाई को रजिस्टर्ड करा दी। इसने कब कराई? 10 जुलाई को रजिस्टर्ड कराई। तो आगे हमें क्या लिखना चाहिए? ऑल्दो द, जिसने क्या किया है, नहीं आप ऐसे लिख लो ना, ओवर द अदर, फुल स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप कर दो। so that it is irrelevant, so that it is irrelevant, so that it is irrelevant of the registration of property,
डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या लिखा, क्या लिखा एक बार गरिमा, लिखा क्या था स्टार्टिंग की लाइन? इट इज इररेलेवेंट कॉमा, it is irrelevant date of registration of the property, date of registration, date of registration of the property। कि भैया ये इररेलेवेंट है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है प्रॉपर्टी का, रेलेवेंट क्या है डेट ऑफ साइनिंग। तो हाउएवर कॉमा डेट ऑफ साइनिंग इज रेलेवेंट, हाउएवर कॉमा डेट ऑफ साइनिंग इज रेलेवेंट। और केस लॉ का नाम है, क्योंकि हमें एग्जाम में केस लॉ केजे नाथ वर्सेस एसवी मारुति राय, एग्जाम में क्या होता है, मिला? क्या बात है गरिमा, गुड। पेज नंबर बोलो बेटा। अच्छा ये कहाँ पे इसकी दिखे मेरे को, इसके बाद बताना इसके। अच्छा ये राजी, ये रहा केस होगा ना, ये हो गया ये टॉपिक, सेक्शन 47। रेडी रेडी है, रेडी राय नहीं है, रेडी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। केजे नाथन भी याद रख लोगे तो भी चलेगा, या मारुति रेड्डी भी याद रख लोगे तो भी चलेगा है? हाँ एस भी नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा, इतना कोई वो नहीं। तो कहानी क्या है कि भैया एग्जाम में क्या होता है, केस स्टडी आएगी। कैसे केस स्टडी आएगी समझ गए ना, लिखा होगा ये है, इसने अपनी एक प्रॉपर्टी दो लोगों को बेची, और ये पक्का बोला होगा वो बंदा पहले चला गया रजिस्टर्ड कराने 5 नंबर का। मैं लिखने का तरीका बताऊंगा, कैसे लिख के आना है बता देता हूं, अभी बता देता हूं कैसे लिख के आना है। ये क्या होता है वो है, नहीं इसको भी पढ़ने का तरीका होता है, बताऊंगा आपको कि ये क्या होती है चीज, ये और वो कैसी चीज होती है, सारा बताएंगे आप। अब आपको क्या करना है गरिमा, पेपर में कैसे लिख के आना है वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ये केस स्टडी आ गई सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे फैक्ट्स, कि भैया जो क्वेश्चन में बोला है उसके फैक्ट्स क्या हैं, फैक्ट्स बता दो। आगे बात समझ में? उसके बाद आप डालोगे, ध्यान से सुनो, एक लाइन छोड़ देनी है आपने, लिखना है एज पर, हाँ जी क्या है, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 47। अगर आपको ये याद है, ये याद नहीं है, बस ये पता है कि भैया ये कवर कहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट में, बस सीधे रजिस्ट्रेशन एक्ट लिख दो। सर मेरे को ईयर याद नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे को सेक्शन याद नहीं था, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये हेडिंग डाल देनी। उसके बाद लिखना है डिसीजन। क्या लिखना है? डिसीजन। नहीं डिसीजन, बस डिसीजन वर्ड लिखना है। हाँ नहीं जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, हाँ वही। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो वो छोड़ो। फिर डिसीजन में आपने क्या करना है, यहाँ पे केस लॉ का नाम, केस लॉ का नेम आ जाएगा यहाँ पे। तो नेम आपको पता होना चाहिए, नहीं पता स्टाइल बताऊंगा क्या स्टाइल है, फिर वो आंसर लिखने का थोड़ा स्टाइल चेंज करूंगा। किसी केस लॉ का नाम याद ना हो तो बताऊंगा किस तरीके से लिखा जाता है। ये तो वो है जिसमें आपको बिल्कुल एकदम पुख्ता याद हो, बिल्कुल एकदम। सबसे पहले तो क्वेश्चन की जो लाइनें उसने बोली है उसमें वो बात आपको बोलनी है, ये यहाँ पे ये कहानी। अच्छा उसने क्वेश्चन में 4 लाइनों में वो बात बोली होगी, आपको 2 लाइनों में, ये 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
उसने 4 6 हाँ 2 से 3 भी चल जाएगा बस, उससे ज्यादा नहीं भाई, मैक्सिमम है 3। तो आपको उसको बिल्कुल मूवी देख के आ गई है, गरिमा ने पूछ लिया हाँ भाई कैसी थी, अच्छी थी, तो वो बोले अच्छी से नहीं, थोड़ा बता दे क्या था, तो पूरी मूवी सुना दोगे 3 घंटे की? सुना भी नहीं पाएगी, बोलो क्यों? याद ही नहीं रहेगी। आ रही बात समझ? कोई नहीं सुना सकता भाई, फिर वो एक्टर ही नहीं बन जाएगा कि कोई इसे कुछ ऐसे, तो उसे पढ़ाई सुना दो, ले भाई एक किताब लेके खड़ा हो जाता तेरे को सुना देता तेरे को पूरा। कई बार ना बच्चे भी पगला जाते हैं सर, हमें याद हो जाती है। कौन आदमी पैदा हो गया जिसको 3 घंटे की मूवी याद हो गई? ऐसी तेरी मेमोरी हो रही है तो प्रगति करी, मैं तेरे को एक किताब सुना देती हूँ, तेरे को तो वो भी याद हो जाएगी। कौन सा मूवी में तू खुद था, सुनाई तो है तूने। तो भाई भले ही इतनी सारी चीजें बोली हो, सीधे उसमें क्या बोलोगे, एक लाइन में सीधे बोल दोगे कि भैया ये आदमी था, इसने 2 लोगों को प्रॉपर्टी बेची है, हमें क्या बताना है, ऑपरेटिव डेट बतानी, बस हो गया खत्म। फिर उसके बाद आपने बता दिया ये रजिस्ट्रेशन एक्ट में कवर है, ये सेक्शन है, डिसीजन इस केस लॉ में आया था, और जो मैंने अभी एक्सप्लेन करके आपको लिखवाया। कितनी लाइन लगी उसमें जो मैंने एक्सप्लेन करके लिखवाया? नहीं, जहां से आपने जजमेंट अच्छा लिखी थी यहाँ पे, यहाँ से लिखा होगा ना आपने। हाँ नहीं नहीं, वो तो 2 लाइन में ही आ गया होगा, ये देखो यहाँ से मैं बताता हूँ कहाँ से हमने लिख दिया था, यहाँ से। तो पहले ये हाँ यहीं से, यहाँ से 6 लाइन लग गई आपकी। थोड़ी हैंड राइटिंग बड़ी है तो अच्छा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर 6 लगे 8 लगे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपने बता दिया इफेक्ट, हेडिंग डाल लोगे ऐसे, इफेक्टिव, ऐसे सुनो इसको, हेडिंग डाल दोगे इफेक्टिव डेट ऑफ ऑपरेशन, नहीं इफेक्टिव डेट, सीधे बस इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये हेडिंग डाल दोगे। उसमें क्या लिखोगे, डेट ऑफ साइनिंग। अच्छा अच्छा, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या लिखोगे, डेट ऑफ साइनिंग। फिर क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट, इफ टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय सेम पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम प्रॉपर्टी, है ना, टू डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। तो वहां पे क्या करना है, जब ये डिफरेंट टाइम्स ये बता दोगे तो बताओगे केस स्टडी में ये डेट दे रखी है, उस डेट के अकॉर्डिंग ये, और फिर ये उसके ऊपर प्रिवेल कर जाएगा, इसको प्योरिटी मिलेगी। आगे बात समझ में? पूरे मार्क्स 5, मैं कह रहा हूँ हंस के देके जाएगा कोई। आप सोच के देखो कि आपने इस तरीके से सजा के डेकोरेट करके लिखा है, क्यों नहीं देगा 5 नंबर? कंक्लूजन इस, अब ये आपने ऐसे डिसीजन लिख दिया ना, तो इसलिए वो एक अलग तरीका लिखने का। तो एक तरीका ये था कि जिसमें आपको आता था, पुख्ता आपको अच्छे तरीके से आता था। एक वो तरीका बताऊंगा जिसमें आपको 50% आता है, तो मैं बना के लाऊंगा आपके लिए कि भैया उसका भी एक, हमारे पास असली में ना सारे हथियार होने चाहिए। क्वेश्चन के आंसर आते हो तो सर कैसे लिख के आएंगे? नहीं आते हैं सर, किसी का 50% आता हो सर, कैसे लिखना है भाई? वो मैंने आपको एक बताया ना, इट वाज हेल्ड दैट प्रीवी काउंसिल। बिल्कुल भी नहीं आता, तो भी इतना सिखा देंगे कि 1 नंबर मिल जाए 5 में से, वो भी जरूरी है, क्योंकि 1 नंबर की कीमत वही बच्चे जानते हैं जिनका एक अटेम्प्ट से रह जाता है। ठीक है प्रगति, तो हमने सब कुछ सीख के जाना है, क्या दिक्कत है? गलत थोड़ी ना कर रहे हो आप, सर हम तो जुगाड़ बना के जा रहे हैं। अबे भाई ऐसे ही पास होते हैं, कहानी ये। ठीक है जी, अरे बहुत सारी ट्रिकें बता दूंगा तुम्हें, सबको नहीं बताना है हमारे सर ऐसे ट्रिक है। अरे ये तो रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, इसलिए इस रिकॉर्डिंग में बोलना भी नहीं है ऐसे। चाहिए तो भाई फोन करो, बताते हैं। ये तो ये वाला तो बता दिया, ये तो ठीक है, ये तो चलेगा ना, ये तो जिसको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं उसको ये आना चाहिए। जुगाड़ सारे थोड़ी ना बताएंगे उसको, पढ़ाई के लिए उसने मतलब लेक्चर लिए ना, जुगाड़ के लिए थोड़ी ना लिए। बाकी क्लास में तो सब कुछ चलता है। अगला आ जाओ जी, सेक्शन 49। सेक्शन 49 हेडिंग डालना, इफेक्टिव, ओ सॉरी, इफेक्ट ऑफ non registration of document required to be registered.
लाइन थोड़ी हवा में चली गई है। अच्छा, मुझे लगा पूरा ही काट देगा, पूरा नहीं काटा इसने। तो क्या टॉपिक है हमारा? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जबकि वो रिक्वायर्ड थे कि उनकी रजिस्ट्री होनी थी। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री होनी थी, आपने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, नॉन रजिस्ट्रेशन। तो क्या होगा भाई साहब, लिखो क्या कहानी है। सेक्शन 49 पता ना क्या कहानी है? एविडेंस की कहानी। सेक्शन 49 कहानी किसकी है? एविडेंस की। अगर किसी को याद, मैंने कहा था कि अगर, सुन लो, मैंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी हम लोग सेक्शन 53 कैपिटल ए में कच्ची कॉलोनियों में जो घर खरीदते हैं, टोपा सेक्शन 49 उसको एविडेंस मानता है, जबकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। क्या ये एक्सेप्शन हो गया, नहीं हो गया कि रजिस्टर्ड नहीं है तो भी एविडेंस माना जा रहा है? तो पहले हम इन जनरल लिखेंगे। तो इन जनरल में हम बता रहे हैं सबसे पहले, एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन, कौन सा सेक्शन भाई? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। क्या मुझे बताओ, जो भी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर बोले गए हैं डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा या नहीं कराना होगा? मैंडेटरी है। वेरी गुड। तो ये हमारा क्या था, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखना, दूसरे पॉइंट में लिखो टोपा। टोपा का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक मिनट, हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आगे लिखना शैल नॉट, शैल नॉट, आगे सेमी कॉलन ऐसे बना देना और इसके अंदर लिखो ए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल नॉट, ए आ गया जी आपके पास, ए में लिखो अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी देयरिन, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी देयरिन। बी में लिखो पावर टू अडॉप्ट द चाइल्ड, पावर टू अडॉप्ट द चाइल्ड। सी में लिखो एविडेंस ऑफ रिसीविंग एनी प्रॉपर्टी, एविडेंस ऑफ रिसीविंग एनी प्रॉपर्टी। आगे लिखना अनलेस, अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड,
रजिस्टर्ड, ठीक है ना। देखो कहानी क्या समझते हैं इसको बिल्कुल। सबसे पहली चीज क्या होगी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला, अगले पेज, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला, ये डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। तो क्या मुझे बताओ, उनका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी था, यस। उसके बाद टोपा ने बोला, टोपा कहता है शेल नॉट। शेल नॉट का मतलब देखो क्या लिखा उसने, अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड। टोपा के अंदर ये तीन चीजें कवर है, टोपा के अंदर ये तीन चीजें कवर है। अगर इनकी रजिस्ट्री नहीं कराओगे, अगर इनकी रजिस्ट्री नहीं कराओगे तो क्या माना जाएगा, ये नॉन रजिस्ट्रेशन माना जाएगा इन डॉक्यूमेंट्स को। अनलेस हो गया ना, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराना है इनका, किसका कराना है, अगर जिससे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या की जा रही हो, बेची जा रही हो, जिससे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या की जा रही हो, बेची जा रही हो, या आप कोई चाइल्ड क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, और आपके पास क्या है, वो एविडेंस है कि ये प्रॉपर्टी आपने रिसीव की है, आपने खरीदी है, कोई एविडेंस तो होगा आपके पास, ठीक है ना, उसका एविडेंस होगा। एविडेंस क्या होगा, उसका रिसीप्ट होगी, ये सब होगी। तो सर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची गई, कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया गया, उसका एविडेंस होना चाहिए और इनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर हमने एज पर पढ़ा, हम रजिस्ट्रेशन एक्ट रहे हैं, बट एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर हमारी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कार्डलेस हो रहा है, उसमें कुछ भी हो रहा है, चाइल्ड अडॉप्ट हो रहा है, तो इन सबका हमारे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। अगर इसको आपने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखना है तो इसको आप सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख सकते हो, एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है जी, एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या चीज, कार्डलेस, कार्डलेस समझते हो ना, क्रिएट, असाइन, डिक्लेयर, लिमिट, एक्सटिंग्विश, अगर हो रहा है, और आगे क्या लिखोगे, आरटीआई, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, आर टू बी ट्रांसफर और असाइन, आर टू बी ट्रांसफर और असाइन, और अच्छा ये क्या लिखा, अच्छा हाँ ठीक, और करके लिख लो, पावर टू अडॉप्ट द चाइल्ड, पावर टू अडॉप्ट द चाइल्ड, फुल स्टॉप कर दो, बोथ ऑफ देम अबाउ, नहीं नहीं, बोथ ऑफ देम अबाउ कर दो, काट दो, क्योंकि हमने कुछ अबाउ में हमने वैसे नहीं बताया, ए बी करके नहीं बताया, सीधे लिख दो, एविडेंस ऑफ रिसीविंग such property, evidence of receiving such property or child or adoption of child or adoption of child shall be registered, shall be registered under registration act, shall be registered under registration act as per section 49, as per section 49, 49 समझ में आ गया होगा। तो इसी को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखवा दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसकी क्या है, टोटल 3 एक्सेप्शन, आगे लिखना 3 एक्सेप्शंस, 3 एक्सेप्शन, किसमें, नो डॉक्यूमेंट,
कहाँ लिखा है? ये है ना सेक्शन 14। बुक को मारो गोली, पगला गया। अभी बताता हूँ बुक में क्यों लिखा है, अभी पढ़ के बताऊंगा, मतलब पहले ये पूरा लिखवा दो। ये बुक वाले पगला जाते हैं। अब 3 एक्सेप्शन में देखो क्या है, इतना खतरनाक लिख देते बच्चा कंफ्यूज, जैसे आप हो गए। 3 एक्सेप्शन में हेडिंग डाली, क्या लिखोगे? अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी accepted as evidence, कैन बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस। तो पहला लिखो, अब समझ में आ गया होगा। तो पहला कौन सा होगा? सेक्शन 53 कैपिटल ए टोपा 1882। तो जो भी घर हमने किस में खरीदा, बस सेक्शन लिख के आ जाना एग्जाम में, पूरी कहानी लिख के आनी नहीं। भाई जहां लिखना हो एक लाइन को लिख सकते हो। परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी, परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी। दूसरा, एविडेंस of terms of a contract, terms of a contract in a suit for specific performance, ये टॉपिक कहां पे लिखा हुआ है गरिमा? ये रहा सेक्शन 49। दिखाता हूं ये जो मैं बोल रहा हूं ये कहां लिखा है। देखो ये लिखा है हावेवर, ये देखो ये लिखा है हावेवर, unregistered documents of immovable property are required by this act or TOPA to be registered as a evidence of a। अब देखो ये दूसरा पॉइंट आ गया, मैंने दूसरा लिखा है सूट फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और तीसरा लिखो एविडेंस ऑफ पार्ट, ये तीसरा लिखो, ये तीसरा पॉइंट है बेटा, मैं रेड से करता हूं थोड़ा। ये तीसरा पॉइंट है एविडेंस ऑफ अ पार्ट, ये देखो पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस। अच्छा ये तो मैंने लिखवाई दिया सेक्शन 53 कैपिटल ए, जो सेक्शन 53 कैपिटल ए लिखा था ना, सॉरी, उसमें लिखना था एविडेंस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। वो क्या था? एविडेंस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। और चौथा क्या आ जाएगा? एविडेंस ऑफ, एक बार इधर देख लो, कोलेटरल ट्रांजैक्शन नॉट टू बी इफेक्टिव रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, यहां तक हो जाएगा। बस ये चार लिख लो, चार हो रहे हैं टोटल। कोलेटरल ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा क्या? हाँ लिखो ना, नॉट टू बी इफेक्टिव बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। समझा देता हूं उसके बाद। अच्छा ठीक, एविडेंस ऑफ अ टर्म्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अभी याद हो जाएगा सारा, देखो ओके ना, ठीक, सारा अभी याद हो जाएगा। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना सारे बच्चे यहां पे। सबसे पहले मुझे बताओ यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अगर आपने जिन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होना है आपने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, भैया किन का होना है रजिस्ट्रेशन? सर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 का रजिस्ट्रेशन होना है, आपने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। क्या? इधर देखो, इधर देखो, सेक्शन 49 किसके लिए बेटा? एविडेंस के लिए।
ये एविडेंस माने जाएंगे। कब माने जाएंगे? अगर आप इनकी रजिस्ट्री कराते हैं, अगर आप इनकी रजिस्ट्री कराते हैं। अगर आपने नहीं कराई, अगर आपने नहीं कराई तो ये एविडेंस नहीं माने जाएंगे। तो किनको एविडेंस माना जाता? जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में कवर थे। देखो लिखा है सेक्शन 49 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17। ये नो क्यों लिखा है? पता लगा आपको? सेक्शन 49 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट, मतलब सेक्शन 49 को लिखो एविडेंस, उसको क्या बोलो? एविडेंस। एविडेंस प्रोवाइड्स दैट नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17, मतलब समझे? एविडेंस नहीं माना जाएगा, एविडेंस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आपने नॉन रजिस्ट्रेशन कराया है। आप समझे नो क्यों लिखा? आपके लिए क्या है बेटा? सावधान इंडिया, थोड़ी हिंदी ऐसी है, ठीक है? कहानी समझ में आ रही है? ये लिख देते हैं ऐसे पागलों वाली लैंग्वेज। सबसे पहले आप बता के आओ इन जर्नल एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन लिख के, मैंने इसी दिन फोकस डाला था सबसेक्शन 1, certain documents are required to be registered, then it will be treated as a evidence, इनको एविडेंस माना जाएगा। उसके बाद दूसरा, एज पर द प्रोविजन ऑफ टोपा रजिस्ट्रेशन। किसका टोपा में रजिस्ट्रेशन कराना है? इमूल प्रॉपर्टी, मैंने लिखवा दिया पूरा कार्ड लेस करके। पावर टू अडॉप्ट सन या चाइल्ड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उसको रिसीव किया है तो उसको एविडेंस माना जाएगा। लिखा ना अनलेस, जब तक आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई। अब मैं क्या, ये लिखा है ना देखो मैंडेटरी। अब मैंने यहां पे बता दिया, क्या बता दिया मैंने यहां पे कि हाउएवर वाले में कि भैया 3 एक्सेप्शन है। कितनी एक्सेप्शन लेके आ गया? 3, कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा रखा तो भी एविडेंस माना जाएगा। पहला मैंने बताया आपको ये टोपा वाला, देखो कहां है टोपा वाला? पार्ट परफॉर्मेंस, यहां है। मैंने ये पहला बताया टोपा वाला कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली सेक्शन 53 कैपिटल ए की। भाई इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल में 60 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर 10 लाख रुपए दे चुके हैं, 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। क्या पार्ट परफॉर्मेंस कर चुके हैं? क्या वहां पे जो ओनर है जिसकी प्रॉपर्टी है, क्या वो मुकर सकता है? नहीं बेचूंगा इनको, क्योंकि असली में कल ये आ गए थे वो प्रॉपर्टी, और इन दोनों की ऐसे में इन दोनों की बहुत खतरनाक दुश्मनी है आपस में। ये 60 लाख दे, वो कहे 70 दे दूंगी। होता ही नहीं होता ऐसे, लेनी भाई जगह। अरे बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। ऐसे ही तो ऑक्शन में चली जाती कई बार प्रॉपर्टीज कि भाई एक प्रॉपर्टी बेचनी है, आ गए जी। अब मान लो 1000 लोग आ जाए एक प्रॉपर्टी को, तुम बेचोगे ऐसे? फिर तो ऑक्शन करवाना पड़ेगा। देखा होगा मूवीज के अंदर। तो पार्ट परफॉर्मेंस होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 53 कैपिटल ए। तो क्या मुझे बताओ, अगर रजिस्ट्री नहीं भी करा रखी तो भी एविडेंस है? यस, तो भी एविडेंस है। समझ में आया? दूसरा कहां से था? ये रहा, एविडेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सूट फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। आज मैं आपको एसेक्स दे दूंगा उसका, वीडियोस का, तो आप लोगों को बताऊंगा कि पहले क्या स्टार्ट करना है आपने। सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ये प्रॉपर्टी बेचूंगा तुझे, ठीक है? अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इन्होंने टोकन मनी भी पे कर दी उसकी, बाद में ये मुकर रहा है, नहीं बेच रहा तेरे को प्रॉपर्टी, क्या वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में जा सकते हैं? जा सकते हैं। सर इसको बोलो प्रॉपर्टी बेचे, मैं पूरे पैसे देने को तैयार। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, मैंने टोकन मनी भी दे दिया, उसके बाद सर ये क्यों मना कर रहा है? बोलो इसको आप प्रॉपर्टी बेचेगा, मैं पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूं, अभी दे रहा हूं, बताओ। यही खड़े हो गए, अभी दे देता हूं पूरे पैसे, लाया हूं साथ में, ठीक है? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या लिखवाया? हाँ, ये क्या कोलेट्रल कहीं भी सुना होगा? कोलेट्रल क्या होती है? एक प्रॉपर्टी है, ये बना लेना, ऐसे चार्ट बना लेना, भूल जाओगे। बनाओ कोलेट्रल के लिए। कॉपी में जैसे गरिमा बना रही है नोट्स, कॉपी में बनाओगे ना चार्ट बेटा? कॉपी में बनाओ चार्ट। क्या बनाओगे? जैसे अच्छा स्पेसिफिक, ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला याद रहेगा, उसमें बनाना है चार्ट, तो उसमें बना लो सेलर और बायर। बायर ने क्या किया? टोकन मनी दे दी, ऐसे चार्ट बना लोगे। बायर ने टोकन मनी दे दी, सेलर रिवोक कर गया, नहीं बेचता प्रॉपर्टी।
बायर ने क्या कर दिया, सूट फाइल कर दिया कोर्ट में, कोर्ट का ऑर्डर आया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बेच प्रॉपर्टी। आपको ना याद रहेगा, वरना फिर परसों आके मुझसे पूछोगे सर ये क्या था। तो लॉ में क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। पार्ट पर ये सेक्शन 53 कैपिटल है तो लिखने वाला ही नहीं है, रट गया ये तो तुम्हें। कई बच्चों को ये रट जाती है बिल्कुल एकदम, सर याद हो गया, कच्ची कॉलोनी याद हो गया सर, खरीदी प्रॉपर्टी सर, कहानी खत्म सर। हाँ, खुद से जोड़ना है। जब मेरे को सेक्शन बोलते थे टीचर तो मैं खुद से जोड़ता था उन नंबर्स को, तो याद होते हैं ये नंबर, ये कहानी। बाकी तो हर कोई 30 मार्क खा बन जाता है, सर मैं याद कर लूं इसके सेक्शन, कर ले भाई, कौन मना कर रहा है, तुझे याद हो रहे तो मना कौन कर रहा है, पूछने वाली क्या बात है इसमें। प्रगति कह रही सर ये बच्चे मजे लेते हैं जो ऐसे होते हैं। कोलेट्रल ट्रांजैक्शन क्या होती है, सुनो। एक प्रॉपर्टी है, आप बैंक में गए, बैंक से जाके आपने लोन ले लिया कि सर 1 करोड़ का लोन दे दो। बैंक ने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन आई 80 लाख रुपए। लोन कितने का ले रहे हो, 1 करोड़ का। कितना डेफिसिट है, 20 लाख। आपने कहा अच्छा ये काम कौन कर रही है, कंपनी कर रही है सब कुछ, ये काम कौन कर रही है, कंपनी कर रही है सब कुछ। कंपनी का एमडी गया था लोन लेने, ऐसा ही होता है ना। तो कंपनी का एमडी कहता है मेरे पास भी प्रॉपर्टी है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसे एडिशनल मोर्गेज ले लो। दो मोर्गेज, जहां दो मोर्गेज हो जाते हैं, प्राइमरी मोर्गेज किसका है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, और उसके एडिशन में जो मोर्गेज आ जाए उसी को बोलते हैं कोलेट्रल ट्रांजैक्शन। कोलेट्रल का मतलब होता है सेकेंडरी। पढ़ा नहीं था, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी पढ़ा था। कि कंपनी ने क्या किया था, डिवेंचर में एक प्रॉपर्टी मोर्गेज करवा दी थी और बोला था कि जी हमें लोन दे दो, और जो उसका पैसा था वो कह रहे अगर रिकवर नहीं हुआ प्रॉपर्टी तो कह रहे हमारे डिवेंचर भी दे रहे ना तुम्हें, जबकि वो कोलेट्रल होते थे एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। कोलेट्रल वर्ड का मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी, लिख लो। कोलेट्रल वर्ड का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। क्या यहाँ पे एमडी दे रहा नहीं दे रहा, क्या ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा, होता है ऐसा। एडिशनल भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी बोल लो, एडिशनल बोल लो, कुछ भी बोल लो। किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए हम कुछ भी एडिशनल दे रहे हो, कोई सिक्योरिटी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई। प्रगति कह रही जरा आ गया समझ में, टैक्स से आसान है ये सब्जेक्ट, टैक्स अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। देखो पढ़ा तो मैं ही रहा हूं ना, टीचर एक ही है, उंगलियां तो मेरी है ना भाई, पर सारी उंगली बराबर नहीं, तो यही चीज है। कई बार मेरे से जेआईएल बच्चे पढ़ लेते, क्या है सर जेआईएल तो इतना आसान लगता है, टैक्स बड़ा वो लगता है। मैं भाई पढ़ाता तो मैं ही, सब्जेक्ट ही ऐसा है तो क्या करें। सर वो बच्चे ना बता रहे थे टैक्स तो बड़ा आसान है, मैं वो मुझसे नहीं पढ़ते ना, मेरे पास लेके आ जाए, पता लग जाएगा टैक्स कैसा है। हमें 4 क्वेश्चन पूछ ले उनसे, टोटल इनकम कैसे निकलती है सर, 5 चीजों को ऐड करो निकलो, मैं पता लग गया तुझे क्या पढ़ते हैं वो टैक्स। गहराई तो देखते नहीं है तो आसान ही लगेगा ना, समझ गए। अब किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आसान लगेगा, चीजों की डेप्थ में जाओगे तो लगेगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है। तो जेआईजीएल बहुत आसान है, डेली पढ़ा रहा हूं, उतना पढ़ लोगे 70 नंबर कहीं नहीं, 60 नहीं देव से ना 70, 70 प्लस लाने इसमें। और टैक्स में तुम्हारे आएंगे, टैक्स तुम्हें लगेगा टफ पर तुम्हारे नंबर आएंगे, क्योंकि मैं क्लास में इतना पढ़ा दूंगा कि तुम्हारे नंबर मैं ही दिला दूंगा टैक्स के, तुम्हारे टैक्स के नंबर मैं ही पक्के करवाऊंगा, बाकी में बस तुम घर जाके पढ़ लो। कहाँ है हम लोग, हाँ। अब मुझे बताओ, ये प्रॉपर्टी भी दे दी, क्या मुझे बताओ जो ये प्रॉपर्टी है एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी एडिशनल प्रॉपर्टी, क्या इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं, पर क्या ये एविडेंस है, एविडेंस है ना। बैंक ने इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, पर क्या ये एविडेंस मानी जाएगी, यस एविडेंस बनेगी, मॉर्गेज डीड तो बनेगी, पर उसको रजिस्ट्री कराने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, जो कोलेट्रल सिक्योरिटीज में यहाँ पे दी गई है।
वो एविडेंस मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो भी आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी है वो आपका एविडेंस है कि भैया हाँ आपने इनको दिया हुआ है, रजिस्ट्री नहीं भी करा रखी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक बताओ समझ में आया या नहीं आया। अगला टॉपिक सेक्शन 48। बाकी सेक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सेक्शन मैं बोल रहा हूं ना जिस एक्ट के अंदर, बस वो सेक्शन याद करना, उसके अलावा कोई सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। जो केस लॉ में बोल दूं वो केस लॉ याद कर लेना। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट relating to property shall take effect against oral agreement देखो कॉन्सेप्ट क्या है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी शैल टेक इफेक्ट अगेंस्ट ओरल एग्रीमेंट। क्या कॉन्सेप्ट? सेलर, चार्ट बना लो इसका। सेलर कौन होता है? सेलर जो प्रॉपर्टी बेच रहा है भाई। किसको प्रॉपर्टी बेच रहा है? B1 को, B2। एक प्रॉपर्टी B1 को भी बेच रहा है, B2 को भी। B1 को क्या बोल दिया? ओरल एग्रीमेंट। चार लोग खड़े थे या पूरा गांव खड़ा था और सबको सामने बोल दिया ये प्रॉपर्टी मैंने कल्लू को बेची, कल्लू को मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी। कल्लू बड़ा खुश, मुझे एक प्रॉपर्टी बेच दी गई। B2 रिटर्न डॉक्यूमेंट। B2 में क्या आ गया? रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया, रिटर्न एग्रीमेंट बनाया, मतलब समझ गए सेल डीड बना दी। सीधे सीधे क्या बना दी भाई? सेल डीड बना दी और बोला मैंने तेरे को ये प्रॉपर्टी बेच दी है। तो इधर कल्लू, ये था कल्लू बायर B1 और ये था उसका भाई बल्लू। मूवी देखिए ना संजय दत्त की, ऐसी मूवी होती है, बल्लू नाम होता है, ये होता है। ठीक है होता है ऐसा करिए। तो बेटा एक कल्लू और एक बल्लू। अब बल्लू बोले ये प्रॉपर्टी मेरी है क्योंकि मेरे पास सेल डीड है। कल्लू कह रहा है बैठा तो मैं हूं प्रॉपर्टी के ऊपर, रहता तो मैं हूं, आजा ले ले, तुझे भी काला कर दूंगा। आई बात समझ में? अब बल्लू बोले भाई इसकी प्रॉपर्टी तो लेना बड़ा मुश्किल है, ये प्रॉपर्टी असली में प्रॉपर्टी में रह कौन रहा है? कल्लू रह रहा है। अब भाई बल्लू के लिए बड़ी दिक्कत है कि मुझे काला कर देगा अगर मैं आ गया तो। कैसे लूं इससे प्रॉपर्टी? कोर्ट में चला जाए। अब कोर्ट में जाके क्या कहेगा? जज साहब, जज साहब मेरे पास सेल डीड है। कल्लू क्या बोलेगा? सर पूरे गांव के सामने बोला था ये प्रॉपर्टी मेरे को बेची है इसने। अब जज साहब पगला रहे हैं। जज साहब क्यों पगला रहे हैं? अब जज साहब कह रहे हैं कि भाई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी शैल टेक इफेक्ट, तो जो रजिस्टर्ड होगा वो इफेक्ट लेगा। ओरल तो हो नहीं सकता रजिस्टर्ड, ये हो जाएगा। इफेक्ट कौन लेगा? ये ले लेगा। तो असली में प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? बल्लू को चली जाएगी। प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? बल्लू के पास। पर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा? बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि वो पोजीशन लेके बैठा हुआ, कोर्ट का ऑर्डर भी आया होगा, गांव है ना असली में, होगा खाली नहीं करता ये वो ऐसे। तो पता है बल्लू क्या सोचता रहेगा? मरेगा कब? जब ये मरेगा तभी लूंगा प्रॉपर्टी। तो प्लान करो इसका, लौती दो किसी फिर तो कहानी ही खत्म करे, वो पहले बल्लू ही टपक जाए, फिर तो कलेश ही खत्म था। लड़ कौन रहा था? बल्लू ही तो लड़ रहा था, कल्लू तो बैठा ही था प्रॉपर्टी में। लड़ाई करता ही कौन है? जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी नहीं होती है। कभी देखा है जिसके पोजीशन में वही लड़ रहा हो? वो नहीं लड़ रहा है ही मेरे पोजीशन में, क्या दिक्कत है? बैठा ही। तो
हाँ, एकेडमिकली हमें बस ये कहना है कि सर जिसके पास सेल डीड उसने करा रखी है रजिस्ट्रेशन, उसी के फेवर में केस आएगा, कहानी खत्म। तो लिख लो नेट सेल में नोट करके, द पर्सन टू whom the property is registered, it is a legal owner as per registration act। सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी लिखो। द पर्सन नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ कुछ, वो तो मैंने बोला, द पर्सन to whom such document is registered, the person to whom such document is registered under the registration act it was treated as a legal owner, it was treated as a legal owner of such property as per section, it was treated as a legal owner of such property as per section 48 of the registration act 1908। owner of such property as per section 48 of the registration act 1908। बढ़िया काम है। अगला टॉपिक आ, इसमें मजा क्या आता है, एक टॉपिक बताया ठीक, इनकम टैक्स में कहानी कड़ी जुड़ियां जोड़ते चले जाओ भाई साहब, इसलिए याद रखना पड़ता है। कोई बच्चा कहे जी मैं तो 4 क्लास से आपकी क्लास में आया नहीं, आज आया हूं, तो अब तुझे हाँ ये कहानी भाई। अगला आ गया सेक्शन 50। सेक्शन 50, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल टेक इफेक्ट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। ये कहानी क्या है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल, लिखो जल्दी जल्दी, टेक इफेक्ट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। सीधी सिंपल सी बात है कि आपको सेक्शन 17(1) ए से लेके डी तक बोला था भाई रजिस्ट्रेशन कराना है। असली में पहले ए से डी तक थे, बाद में वो एक आ गया सेक्शन 53 कैपिटल ए भी लिख दिया, जो कि सेक्शन 17(1) ए में कवर हुआ है ना। वो अमेंडमेंट आई 2001 में, ये टोपा वाला आया, सेक्शन 17(1) कैपिटल ए, सेक्शन 17(1) कैपिटल ए। तो एक तो ये हो गए जिनका रजिस्ट्रेशन कराना है, एक ये हो गए, एक सेक्शन 18 लिख दिया जिसमें ऑप्शनल था। पर वो कह रहा है कि भाई इनका तो आपने कराना ही था, सॉरी इनका कराना था, इनका आपने रजिस्ट्रेशन, इसका नहीं कराना था, इसका नहीं कराना था, पर आपने करा लिया। आपने रजिस्ट्रेशन, देखो इसका तो कराना ही है, जो ये है इसका तो कराना ही है आपने, आपने करा लिया। इनका नहीं कराना था पर आपने करा लिया, आपने क्या कर लिया, करा लिया। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल टेक इफेक्ट अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। क्या मतलब कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया वो टेक इफेक्ट लेंगे, है? हाँ, उनको भी, हाँ क्या बात है। तो जिसने रजिस्ट्री करा ली, अब कोई कहे जी विल थी, लिखा था ऑप्शनल, भाई रजिस्ट्री करा ली थी ना आपने, विल थी भले ही करा ली ना आपने, सेक्शन 50 कह रहा है, तो उनका क्या होगा, इफेक्ट ज्यादा होगा, विल टेक इफेक्ट किसके ऊपर, अनरजिस्टर्ड के। तो भाई आप कहोगे ना अनरजिस्टर्ड में सर ये भी आ रहा था, जो कवर तो सेक्शन 17 में ही था,
और सेक्शन सर 18 वाले भी थे, 17(2) वाले तो भूल जाओ, उनके लिए यहाँ पे लिखा नहीं। इसका मतलब वो अगर किसी ने करा भी लिए और किसी ने नहीं भी कराए, कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस केवल इन्हीं सेक्शंस की है। जो 17 सब सेक्शन 2 में थे, अगर वो कोई गलती से करा भी लेता है रजिस्ट्रेशन, कोई रेलेवेंस नहीं है। पर ये जो ऑप्शनल वाला दिया तो देखो, पार्टनरशिप डीड रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल होता है, पर मैंने क्या बोला था, करवानी चाहिए। सेक्शन 18 में लिखा है ऑप्शनल, पर करवाना चाहिए। सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑप्शनल, तो भाई लिख के आना पड़ेगा तेरे को सेक्शन 18। प्रैक्टिकल से भी लिंक जोड़ना सीख उसको कि सर करवा लेंगे तो सेक्शन 50 में हमारी वेटेज बढ़ जाएगी। अब एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया, वो विल की थी, तुमने रजिस्ट्री नहीं कराई थी क्योंकि ऑप्शनल था, दूसरे ने करा ली, उसके एडवोकेट ने कहा करवा ले भाई, तू ये तो पागल है तेरा भाई, लड़ लो दोनों। जीतेगा तो वही जिसने रजिस्ट्री करा रखी है सेक्शन 50 लगा के। जब कोर्ट में वकील बोल रहा होगा तो वकील क्या कहेगा, सर रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 50 ऐसा बोल रहा है। कभी देखा नहीं कोर्ट में जज कहता है दफा 302 के तहत ऐसे ऐसे करके। तो ये अभी कभी आप ना किसी का वो पढ़ना, किसी ने कुछ किया हो, ऑफेंस किया हो, तो जब उसके घर पे नोटिस आता है तो लिखा रहता है, धाराएं लिखी रहती है वो सारी। कभी इनकम टैक्स का नोटिस आया तो देखना वो धाराएं लिखी रहती है। जैसे मेरे वाइफ मेरे भाई इन सबके पास आता है तो मेरे को भेजते हैं, जी ये रहा भाई, बताना क्या है। मैं भाई सेक्शन में लिखी ये बात। कह रहा यहाँ तो बस सेक्शन ही लिखा था। मैं यहाँ ऐसे ही होता है, सेक्शन ही लिखा होगा। मैं कहानी हमें पता है अंदर की, हम बताएंगे तेरे को अंदर की बात क्या है, बचने का तरीका हमें पता है क्या करना है। आप बात समझ रहे हो। एक आपने एलएलबी कर ली, आता धिलेवर का नहीं, आपने केवल सीएसई कर रखी है, आता सब कुछ है, आप ड्राफ्टिंग भी कर लोगे, केस भी जाके लड़ सकते हो, अगर क्वासी कोर्ट में हो रहा है तो लड़ लोगे भाई। हम समझ गए काम कहां आ रही है। ये देखो कि जो चीज हम ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को मत लो, एलएलबी की डिग्री कर लो, डिग्री ले लो, पर मैं ये कह रहा हूं अपना विजन क्लियर रखो कि भाई मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा तब जरूरत पड़ेगी। और जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो तो भाई क्या है, आप सीएस हो, एडवोकेट अलग रखा हुआ है। अब मुकेश अंबानी जैसी कंपनी होगी तो सीएस अलग, एडवोकेट अलग, सीए अलग। आप कहो जी मैं सीएस भी हूं, सीए भी हूं, एडवोकेट भी सब हूं, वो कह रहे तो भी क्या हुआ, तेरे को काम क्या आता है, तू ये बता, तू ये बता, तेरे को आता क्या है, तेरी 10 डिग्री का नहीं करना, तू आता क्या, तू ये बता। कुछ समझ रहे हो। ये कहानी चलती है बहुत बड़ी, क्योंकि आपको केवल उसी चीज के पैसे दिए जाएंगे, हमने करना ही नहीं तेरी 50 डिग्री का। हाँ आप कह रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, आप कह रहे हो जी मुझे डायरेक्टर बनना है उस कंपनी का, तो जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है सरकारी, इन सब ने किया हुआ है ये कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपके पास 2 डिग्री या 2 से ज्यादा डिग्री। इसलिए मेरा साधु डिग्री ले रहा है, वो एमडी में शिप में चला जाएगा, वो भी पीएसयू की। और उसे ये बात पहले पता नहीं थी, पता होती तो सीए में बनने के बाद ही कर लेता सीएस। अब सीए भी तो कर सकता था, बस 2 डिग्री चाहिए उन्हें, कोई सी भी हो, एलएलबी नहीं चल रही उसमें। वो कह रहा है पीएसयू वाले कह रहे हैं एडवोकेट तो हम अलग हायर कर लेंगे, सीए सीएमए में से 2 चाहिए बस। क्यों, उन्होंने पॉलिसी बना रखी है एमडी के लिए, उस पीएसयू ने, सरकारी कंपनियों ने बना रखी है, क्योंकि वो तो हाँ सबका है ऐसे, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट है ना, तो वहां पे मैनेजमेंट में कुछ ऐसे भी लोग चाहिए जो भाई पढ़े लिखे लोग। अब जैसे आपने सुना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, या जैसे मैंने आपको बताया था कैट सीएजी, तो भाई सीएजी तो जो क्या होता है, राज्यसभा का मेंबर होता है, वो बंदा सीएजी बन जाता है। अब वो तो आप और हम में से कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना वो सीए है। सीएजी वो बनेगा जो राज्यसभा का मेंबर होगा, पर उसकी जो टीम होगी उसके अंदर सीएजी है। अब आप समझ गए। तो वो तो क्या, वो जानबूझ के इन्होंने ऐसा कर रखा है कि सीएजी का सबसे बड़ा आदमी हम किसको बनाएंगे, जो राज्यसभा का मेंबर हो। राज्यसभा के मेंबर कौन होते हैं, एमपी एमएलए, आप समझ गए। ये तो चाहे 5वीं पास ना हो, हमारा प्रधानमंत्री चाहे दूसरी फेल हो, सर उसे पूरा फाइनेंस एक्ट आता है और वो पूरा उसे एमसीए सब पता है, उसको कुछ ना पता, उसको पता है एबीसीडी कैसे बनाते हैं लोगों को। आगे बात समझ में, ये कहानी आती है असली में। सच्चाई ये, हमारा देश जो है ना,
हम कहते हैं हमारे आगे पीछे नहीं है, कोई नहीं है, तो भाई जब तुझे आगे पीछे कोई नहीं है तो ऐसा करना, तू जितना तेरा पैसा आ रहा है सब बांट दे। बहुत लोग हैं, जरूरत क्या है, क्या जरूरत है? अरे भाई साहब वो मेकअप ही पूरा आपने कभी, हाँ आप कभी देख लोगे तो आपको एक बार लगने लगा इतना, तो ऐसा तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ। ओ भाई साहब कत्ल कर दिया, कत्ल। ये आपने सही बोला। भाई साहब कत्ल कर दिया गरिमा उसने तो। और भाई सोचो कितने पैसे लगे होंगे उसमें। 10 लाख तो उसी में खर्च कर रखे होंगे। हाँ उधर नहीं होता। चलो जी आगे आ जाओ, नेक्स्ट सेक्शन। थोड़ा सा पानी पियो, रिवाइज करो। मतलब 10 मिनट और क्या, खत्म होने वाला चैप्टर, बस 5-10 मिनट में खत्म। फिर मैं टिक करवा दूंगा। पानी कहाँ गया मेरा? चल रही, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। देखो प्रगति रटना नहीं है बेटा, कुछ भी रट्टा मारोगे कल ही भूल जाओगे, कल भी याद रह जाएगा तो परसों भूलोगे, भूलोगे जरूर। तो मैं आप लोगों को एक्सेस इसीलिए दे रहा हूँ ग्रुप 2 का कि भाई मैं आपको चैप्टर बताया करूँ, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा 10-10 दिन दिया करूँगा आराम से, महीने भी दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ पूरा जून तक होगा आराम से। अनलिमिटेड की मैं 10 कर दूंगा उसमें, अभी शायद ये 5 हो गया, उसको जिन बच्चों ने ले रखा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें ऐप में डाला हुआ उसकी 10,000 रुपये की। आपने देखा अभी मेरे ऐप आपने नहीं देखा सर, वो ऐप वाला भी लिंक भेजा था मैंने, देखो देखो चल रहा है नेट यहाँ पे, आप देखो। और ये सभी को 70 प्लस लेने JITL में, टैक्स में 60 तो मैं ही दिलाऊंगा, तुम क्लास में सारी लाओ, बाकी तुम्हारी मेहनत के नंबर होंगे। 100 तुम्हारा मन कर रहा हो तो 100 भी आ जाएंगे टैक्स में। कर लो तो लिंक भेजा। हाँ मैंने एक बार डाउनलोड किया था, ये तो चलाने ही नहीं आया। करना ऐप डाउनलोड करिए। हाँ ऐप डाउनलोड करो। हाँ ये मैंने डाउनलोड किया था, मेरे एक सीएस है मेरे ध्यान में, उन्होंने मेरे को बोला था कि इसमें काफी लॉग है, क्लासेस है, तुमको एक्सेस दे दूंगा। तो उन्होंने मेरे को दिया था, पर फिर उनको ना पता नहीं अजीब सी क्लास थी, मुझे समझ ही नहीं आया मेरे को, तो पहले पढ़ाई नहीं है और शुरुआत से एकदम से पढ़ी। एक एमएस 1.5 की कतल स्पीड आ रही है, ऐसे रख लो आप, कोई नहीं वही बता दूं क्या। असली में ना मैंने क्या किया होता है, मैंने एक टारगेट बनाया होता है, भैया इतना टाइम है ये कंप्लीट होना चाहिए तो होना चाहिए। वो तो उस दिन इनकी थोड़ी दिक्कत थी, वरना मैंने इनको बोला था, एक दिन से मैंने बोला था कि अगर आप अकेले भी रहोगे मैं पढ़ाऊंगा, कोई इशू होगा, चले भी जाओगे मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा। मेरे इधर आ जाता है, इनको सर्वाइकल है, मेरा तो मेरे से ले मेरा क्या डेली 1 घंटे वॉक करनी है, आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है। अब मुझे बताओ ऐसा शेड्यूल रहेगा तो कैसे करना है? मैं क्या सुबह निकल जाऊं 4 बजे?
मैं द्वारका से आता हूँ। नहीं दिल्ली में तो है ना, पर जैसे यहाँ आना है 9 बजे क्लास है, तो मैं जानबूझ के ट्रैफिक की वजह से ना घर से 7:10 में निकल लेता हूँ जानबूझ के, क्योंकि अगर मैं 7:30 निकलूंगा, मैं बीच में अगर 8:30 बजे कहीं भी चला तो मैं यहाँ 9:30 बजे पहुंचूंगा। मेट्रो का फिक्स रहता है, इसलिए मैं 7:30 हाँ मेट्रो का फिक्स रहता है। हमारे रोड का ऐसी ही हाल है, ये कहानी है, रोड का यही हाल है। इसलिए तो मैं सोचता हूँ कि यार 9 बजे से पहले भी हो ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो निकलना उतनी बजे, तो गलती से भी मैं 7:30 जिस दिन निकला, बीच में 8:30 बजनी है और मुझे बीच में रोक लेना है लोगों ने, अब नहीं निकलने देंगे तुम्हें। शाम के टाइम जब मैं यहां से निकलता हूँ, ये आईटीओ क्रॉस करने में मुझे आधे घंटे से ऊपर लग जाता है, आईटीओ जो कि रास्ता आप मान लो 6 से 10 मिनट का है, बस इतना कम टाइम का। यहां से इंडिया गेट आप 10 से 12 मिनट में पहुंच जाओ, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, इतना पास है इंडिया गेट। बट जब शाम का टाइम है ना, पीक आवर्स, ट्रैफिक वाले, ओ भाई साहब कतल फिर। चलो अगला आ गया सेक्शन 71। 71 में लिखो रिफ्यूजल, रिफ्यूजल टू registered by sub registrar, by sub registrar। तो क्या कहानी होगी यहां पे, रिफ्यूजल टू रजिस्टर बाय सब रजिस्ट्रार। तो भैया जो हमारा सब रजिस्ट्रार है वो क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। क्या रिफ्यूज कर रहा है भाई, नहीं करूंगा रजिस्ट्रेशन। तो भैया आप क्या करोगे फिर, तो आप अपील करोगे, फाइल लिखो, फाइल एंड अपील अगेंस्ट सब रजिस्ट्रार। तो सब रजिस्ट्रार के अगेंस्ट हम लोग क्या कर देंगे, अपील फाइल कर देंगे। हाँ रिफ्यूज कर दे रजिस्टर्ड करने से, तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर देंगे, अपील फाइल कर देंगे। और अपील फाइल करने के बाद क्या होगा, अपील फाइल करने के बाद क्या होगा, क्या बात है बच्चे, रिजल्ट तो नहीं आ गया बच्चों, गुड आफ्टरनून भी बोलते हैं, बताओ बच्चे। तो आगे लिख लो रेफर चार्ट, एक चार्ट बना देता हूं बड़ा, तो बड़ा चार्ट है। किसका चार्ट बना रहा हूं, सेक्शन 71 का। हेडिंग में क्या लिखेंगे, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल बाय सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार ने क्या कर दिया, रिफ्यूजल कर दिया टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। फिर उसके नीचे लिखेंगे विद इन मैक्सिमम कितने डेज, 30 डेज, विद इन मैक्सिमम 30 डेज फाइल एंड अपील टू रजिस्ट्रार। किसको अपील करनी है, रजिस्ट्रार को अपील करनी है आपने कि सर ये आपका बच्चा पगला गया है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा। मैंने प्यार से बोला था इसे, तो आपको 30 दिन दिए गए, 30 दिन में आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रार को अपील कर सकते हो। अब रजिस्ट्रार का क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। तो रजिस्ट्रार का क्या आएगा जी, रजिस्ट्रार पासेस द ऑर्डर।
वो अपना ऑर्डर पास करेगा। किसको पास करेगा ऑर्डर? सब रजिस्ट्रार को। सब रजिस्ट्रार को ऑर्डर पास करेगा। अब देखो, जब ऑर्डर पास करेगा तो दो बातें होंगी। लिख लिया था ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करेगा तो कितनी बातें होंगी? दो बातें होंगी। जब ऑर्डर पास करेगा तो दो बातें होंगी। तो बोलेगा भाई, बोलेगा टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, कि भाई तू डॉक्यूमेंट को क्या कर, रजिस्टर कर। या क्या बोलेगा? नॉट टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, तूने जो किया वो सही किया। नॉट टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, नहीं करना चाहिए था, तूने सही किया। तो क्या करना है यहाँ पे? सब रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज उसके ऑर्डर से, विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर, विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर, वो ना फोन आ रहा है आपको, उल्टा कर लो उसे। विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर, वो जैसे आपने भी स्पेक्स पहने ना तो आपको पता होगा, वो हल्का सा रिफ्लेक्शन आ जाता है आंख में। हाँ, तो मैं किसी का घर है, तो जब उनके ना टीवी उन्होंने लगा रखी है और ऊपर उसके ट्यूबलाइट है, मैं भाई तुम्हारी टीवी मैं नहीं देख सकता। क्या? क्यों? मत तुमने उसके ऊपर लाइट लगा रखी है, अब वो मेरी आंख में पड़ती है, मैं देखूं कैसे? मैं सर के ऊपर लगाओ ऐसे। दोस्त है मेरा तो मैं उसको ऐसे बोलता हूँ। तो कंसर्न पार्टी शेल प्रेजेंट, कंसर्न पार्टी शेल present the document for registration to sub registrar और नीचे डाउन एरो करके डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन टू सब रजिस्ट्रार, नीचे डाउन एरो करके लिख रहे हैं सब रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर्ड सच डॉक्यूमेंट, सब रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर्ड सच डॉक्यूमेंट, सब रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर्ड सच डॉक्यूमेंट। तो क्या समझ में आया कि अगर सब रजिस्ट्रार क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे रजिस्ट्रेशन करने से, तो आप 30 डेज में रजिस्ट्रार के पास जाओगे, रजिस्ट्रार क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, अगर उसने ऑर्डर पास किया रजिस्ट्रेशन करने का कि भाई ने तू सही कह रहा है, कौन एप्लीकेंट जो आया था लेके अपना रोना धोना कि भाई तू सही कह रहा है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो अगर उसने ठप्पा लगा के दे दिया रजिस्ट्रार ने कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो तुम 30 दिन के अंदर किसके पास चले जाओ, सब रजिस्ट्रार के पास चले जाओ। ठीक है, क्या करके कि भैया ये लो रजिस्ट्रार तुम्हारे पापा से ठप्पा लगा के लाए, उसने बोला है रजिस्ट्रेशन कर, तो उसको करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ठप्पा लग गया नॉट टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, फिर क्या होगा, उसके विद इन 30 डेज लिखो, उसके विद इन 30 डेज क्या कर सकते हो आप, विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर, विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर आप क्या कर सकते हो, कंसर्न जो भी पार्टी है, कंसर्न जो भी पार्टीज है, कैन फाइल सूट, कैन फाइल सूट। वो क्या कर सकते, सूट समझते हो ना, केस फाइल करना, तो सूट फाइल कर सकती है कहां पे, टू द सिविल कोर्ट, टू द सिविल कोर्ट। पहले तो देखो आप घर पे मामला सुलझा रहे हो ना एक तरीके से, भाई सब रजिस्ट्रार कौन है, रजिस्ट्रार का बच्चा है, उसने आपका डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराने से क्या कर दिया, मना कर दिया, नहीं करता रजिस्ट्रेशन, तो आप रजिस्ट्रार के पास चले गए विद इन 30 डेज की भाई रजिस्ट्री कर हमारी, मतलब इसको बोलो रजिस्ट्री करे, वो ठप्पा लगा के दे रहा है रजिस्ट्री करो, तो 30 दिन के अंदर कंसर्न पार्टी सब रजिस्ट्रार के पास चली जाएगी और वो दिखाएगी देख पापा ने ठप्पा मार के दिया है, रजिस्टर करो हमें, तो करना पड़ेगा उसको भी, जब पापा ने बोला करना पड़ेगा।
रजिस्ट्रार मतलब बेटा तो बेटा, बाप भी उससे भी, मतलब समझ गए ना, वो कहते बेटा बेटा बाप जो भी है, ठीक है, वो उससे भी बढ़ चढ़ के निकला, उसने भी मना कर दिया नहीं करना तेरा रजिस्ट्रेशन, वो भी रिफ्यूज कर गया, हमें और गुस्सा आ गया, तो हम सिविल कोर्ट जा सकते हैं कितने दिन में, विद इन 30 डेज में। अब सिविल कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा, या तो हम केस जीतेंगे या तो हम केस हारेंगे। अगर हम केस जीत गए, हमारे फेवर में आया, अगर हमारे फेवर में आया तो क्या होगा, विद इन 30 डेज हम किसके पास चले जाएंगे, सब रजिस्ट्रार के पास, और फिर उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर ये एरो ऐसे ही चला जाएगा दोबारा से, सेम कॉपी पेस्ट, तो उसको एरो ऐसे ही बनाना आप भी। और अगर हम हार गए तो कहानी खत्म, अगर हम हार गए तो कहानी खत्म, फिर तो कहानी खत्म हो गई भाई, हार गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्शन 72 भी कवर हो गया, अपील टू रजिस्ट्रार, जो हमारे पास हमने लिखा था, रिफ्यूजल किसका है 71, तो रिफ्यूजल में 71, अपील में क्या है 72, और एक लास्ट सेक्शन लिखो, मतलब लास्ट नहीं है, 2 सेक्शन है बस, सेक्शन 73, एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, और ये एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार क्यों दे रहे हैं, फॉर्जरी का केस है, इसको बोलते हैं फॉर्जरी का केस है। तो अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, अगर क्या हो जाता है, कोई फ्रॉड होता है, कोई प्रॉपर्टी आपकी कोई छीन उन ले, कुछ कर ले आपके साथ, तो आप सीधे एप्लीकेशन लगा दो रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, क्योंकि फॉर्जरी का केस है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएगा उसकी। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या लगा, फ्रॉड का केस है, फॉर्जरी का केस है, इन्वेस्टिगेशन करवाई रजिस्ट्रार ने, और क्या लगा कि भाई फॉर्जरी का केस है, इन्वेस्टिगेशन, IN, इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी कभी भी किसी की कोई भी हत्या ले, फॉर्जरी हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो सीधे रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लगाओ, रजिस्ट्रार इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, अगर उसको पता लगा कि हाँ असली में क्या है, फॉर्जरी का केस है, फ्रॉड का केस है, तो भाई प्रॉपर्टी आपके नाम, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और जो बीच में आया था यहाँ पे सूट आया था, यहाँ पे सूट, यहां देखो सूट आया था कहीं पे, ये लिखो सूट के लिए सेक्शन है 77, हाँ कौन सा सेक्शन है, सत्ते पे सत्ता, लक्की नंबर 7 किस बच्चे का था इसमें, मेगा का था, ठीक है, जोड़ दिया ना हमने, जो गरिमा कहती है जोड़ दिया। सूट के लिए जो ये कहते हैं कि सूट फाइल कर सकते हो सिविल कोर्ट में रजिस्ट्रार के ऑर्डर के अगेंस्ट विद इन 30 डेज, ये सारी कहानी सेक्शन 77 में लिखी हुई है। अब ये लेक्चर तो यहीं पे कंक्लूड हो गया, चैप्टर हो गया जी खत्म, पर आपका है कहा मॉड्यूल, तो ये है जी आपका मॉड्यूल, ठीक है, ये देखो ओरल वाला टॉपिक कर लिया, ठीक है, ये वाला टॉपिक सेक्शन 50 कर लिया, ये मिसलिनियस दे रखा है, ये ड्यूटीज एंड पावर बता रहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ड्यूटीज एंड पावर काट दो, आएगा नहीं है, मिसलिनियस जो प्रोविजन है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस काट दो इसे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कुछ कटवाना भी होता है असली में, प्रोसीजर ऑन एडमिशन, ये पढ़ लेना, रीड कर लेना इसे, कोई दिक्कत नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये भी रीड कर लेना, पेपर में नहीं आएगा ये, जितना मैंने कराया है वही पेपर में आएगा, सर बस ये पढ़ना है, हाँ भाई ये बस पढ़ लेना है तुझे। प्रोसीजर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रिफ्यूजल मैंने करा दिया, अपील मैंने करा दिया, एप्लीकेशन मैंने करा दिया, सेक्शन 73 पढ़ लेना एक बार,
उसके बाद ये ऑर्डर आ गया 75, ऑर्डर आ गया ना, ये 75 कह रहा है ऑर्डर, पढ़ लेना ये भी। ये सूट आ गया, सूट सेक्शन 77 मैंने करा दिया। एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, भाई ये भी पढ़ सकते हो, खत्म चैप्टर। तो फ्रॉम माई साइड चैप्टर इज ओवर। अब गुड न्यूज आपके लिए क्या है, जो बच्चे ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले मैं क्या करूंगा, पूरा इसको कंसाइज वे में रिवाइज करवा दूंगा। उसको बोलते हैं कंसाइज वे में रिवाइज करवाना। तो उसके लिए आप सबको क्या करना है, नोट्स बना के लाने हैं। कौन से नोट्स, कंसाइज वाले। ये तो पूरे नोट्स हैं। कंसाइज नोट्स कैसे बनेंगे सर, चैप्टर रजिस्ट्रेशन, सर इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर मूवेबल में भी लगता है, उसकी भी कुछ एक्सेप्शन। सर सबसे पहले इसके अंदर बोला रखा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना, सर कौन से सेक्शन में लिखा है, सर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में लिखा है। ऐसे बस वो हल्के हल्के नाम लिखते चले गए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। भागे ना कोई, रुको 1 मिनट।